साथियों, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर बकुल लाड मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल से हूं, प्रबंधक के पद पर वहां पर हूं मैं। आज का जो विषय है जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण। सबसे पहले विषय वस्तु पर जाने से पूर्व मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर जाना चाहता हूं कि ये जो जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन, लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण, ये करना कैसे करना है, क्यों करना है और ये आवश्यक क्यों है और ये कहां से इसकी बात शुरू हुई। साथियों, यदि हम बात करें 1992 की 1992 सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जो इसके सिद्धांत थे, जो इसके मूल 3 सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों का सह्वनी उपयोग मतलब कि सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, और तीसरा है जैव संसाधनों से उद्भूत लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन मतलब एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, मतलब ऐसे लाभ, ऐसे वस्तु, ऐसे जैव संसाधन जिस पर हमारे उद्योग आश्रित है और उससे लाभ कमा रहे हैं, तो उन लाभों को गांव तक पहुंचाना, एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग मतलब लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन। तो सीबीडी के जो 3 उद्देश्य थे, इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 का जन्म हुआ। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का जन्म हुआ और इसके साथ ही इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जैव विविधता नियम बने हमारे देश के 2004 में। तो ये एक्ट और नियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि हम किस तरह से हमारे जैव विविधता के संरक्षण को, उसके सम्मानी उपयोग को और उसके लाभ के प्रभाजन को गांव तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या व्यवस्था रहेगी। इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 में प्रावधान दिए गए हैं त्रिस्तरीय संरचना। इस त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो कि चेन्नई में है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जिसका कार्यालय भोपाल में है, और हमारी सबसे अंतिम कड़ी जैव विविधता प्रबंधन समिति जो कि हमारे स्थानीय निकाय स्तर पर होती है। यह त्रिस्तरीय संरचना जो होती है, ये जवाबदेह है हमारे जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम के जो उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए। इसके पश्चात हमारे प्रदेश ने भी मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 बने। मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 17 दिसंबर 2004 को इसको नोटिफिकेशन किया गया और इसके क्रम में जो हमारा एक्ट के तीनों उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को गांव तक पहुंचाने के लिए या उसको असली जामा पहनाने के लिए हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 11 अप्रैल 2005 को हुआ। जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम 2002, नियम 2004 एवं मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील है। अब इसके पश्चात जैसे कि अभी आपको डॉक्टर रावत साहब ने बताया कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन मतलब तो जो सबसे हमारी अंतिम इकाई है, जो स्थानीय निकाय की इकाई है हमारी, वो है जैव विविधता प्रबंधन समिति। अभी आपको बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई समिति का गठन, समिति का स्वरूप और समिति की बैठक। तो
इन समिति के बारे में हमारा एक्ट क्या कहता है। मैं थोड़ा सा इस दिशा में एक्ट के साथ बात करूंगा आप लोगों से कि एक्ट क्या कहता है समिति के बारे में। जो समिति की अधिनियम 2002 की जो धारा 41 है, इसमें एक में कहा गया है कि जैव विविधता समिति का गठन किया जाना है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41(2) में कहा गया है कि उन समितियों से परामर्श लिया जाना है। मतलब वो समिति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड ये उन समितियों से सतत रूप से परामर्श लेगा। किस लिए? संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, दस्तावेजीकरण करने के लिए एवं लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन गांव तक पहुंचाने के लिए, उस स्थानीय व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए। ये व्यवस्था हमारे एक्ट में कही गई है। इसके अलावा अभी रावत साहब ने आपसे चर्चा करी थी कि बीएमसी किसी भी व्यक्ति से फीस ले सकती है। या फीस का मतलब मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे जैव संसाधन, ऐसे बायो रिसोर्स, इसके पहले कि मैं फीस पर जाऊं, पहले मैं परिभाषित करूंगा कि जैव संसाधन का मतलब क्या है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी या उसके भाग, इन सब चीजों को मिलाकर जो भी उस वहां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है उसको हम जैव संसाधन कहते हैं, बायो रिसोर्स कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो कि हमारे देश का निवासी है और किसी उस स्थानीय निकाय स्तर के क्षेत्र की बीएमसी से यदि वो जैव संसाधनों का संग्रहण करता है, कलेक्शन करता है या निकास करता है, तो हमारी समिति, संविधान में यह कहा गया है कि जैव विविधता प्रबंधन समिति उस पर फीस लगा सकती है और उस फीस का निर्धारण जैव विविधता बोर्ड को करना है। अभी हमारे वहां से मार्गदर्शी सिद्धांत तय हो रहे हैं कि जैव विविधता प्रबंधन समिति को फीस लेना है। इसके पश्चात हम देखेंगे, जैसे अभी चर्चा हुई, कि ये प्रत्येक जैव विविधता समिति का जो गठन है हमारा स्थानीय निकाय स्तर पर होना है। मतलब ऐसी समितियां जो जिला पंचायत में बनती है, जनपद पंचायत में बनती है, ये तो हमारी बड़े स्तर की समितियां हैं जो नगर पालिका, नगर निगम स्तर पर बनेगी। और दूसरी समिति जिनको वास्तव में काम करना है, जो हमारी ग्राम स्तर पर है, जो कस्टोडियन है उस हमारे बायो रिसोर्स की, ग्राम स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति। अभी चर्चा हुई थी आपसे कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में कुल 7 सदस्य होते हैं। उसमें जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर कास्ट वन उप संग्रहक या व्यापारी, फिशर कोक, उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या किसी संगठन का कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि। इस तरह ये 7 सदस्यों की एक टीम बनती है जो कि स्थानीय निकाय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समिति के भाग होते हैं। ये जो समिति होती है ये नामांकित की जाती है ग्राम सभा में, पंचायत स्तर पर या स्थानीय निकाय स्तर पर जो मीटिंग होती है इनकी साधारण सभा की, उस मीटिंग में, उस बैठक में इन समिति का नामांकन या अनुमोदन होता है। इसमें आवश्यक बात यह है कि 1/3 से कम महिला नहीं होना चाहिए और आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो उस जिले की या उस प्रदेश की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। लेकिन उसमें ये सब विशेषज्ञ लोग इसमें होना चाहिए। तो ये जो 7 लोग हैं ये तो नामांकित है, नॉमिनेटेड है, जो कि हमारी लोकल बॉडी द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके पश्चात समिति गठन करने के पश्चात इसमें 6 लोग और हैं। ये जो 6 लोग हैं, इसमें जो 6 लोगों के मैं नाम बता रहा हूं आपको मैं, ये 6 लोग विशेष आमंत्रित लोग हैं, जिसमें कि वन विभाग, कृषि विभाग, पशुधन पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मछली पालन और शिक्षा विभाग। इस तरह से ये 6 विभागों के जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं,
यदि ग्राम पंचायत स्तर की समिति है तो उसके ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी इसमें रहेंगे, यदि ब्लॉक लेवल की है तो ब्लॉक लेवल के अधिकारी इसमें रहेंगे, और यदि जिला स्तर की है तो जिला स्तर के अधिकारी इसमें विशेष आमंत्रित के रूप में सदस्य रहेंगे। इस तरह 7 सदस्य हमारे नामांकित हो गए, 6 सदस्य हमारे विशेष आमंत्रित हो गए। ये 7 और 6 13 लोगों को मिलकर एक समिति बनती है जिसे कहते हैं जैव विविधता प्रबंधन समिति। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि जो विशेष आमंत्रित लोग हैं इनको क्यों रखा गया है। साथियों, जो हमारी जैव विविधता प्रबंधन समिति है तो जैव विविधता विषय के बारे में इनको अपने अपने विभाग का मूल और आवश्यक ज्ञान देना, इसके उद्देश्य से, तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से हमने ये विशेष आमंत्रित, हमने क्या सब एक्ट ने या नियम ने इसका प्रावधान किया है कि इसमें 6 लोग विशेष आमंत्रित रहेंगे। जब भी इसकी 4 बैठकें होगी तो इन बैठकों में जब भी ये विशेष आमंत्रित सदस्य वहां आएंगे तो ये अपने अपने विभाग से संबंधित ज्ञान, अपने अपने विभाग से संबंधित संरक्षण की बातें या संवहनी उपयोग की बातें या लाभ का सामूहिक प्रभाजन की बातें, मतलब हम एक्ट के दायरे में बात करेंगे तो हम अपने अपने विभाग के बारे में बात करेंगे कि हमारे विभाग में इस विषय की या इस प्रजाति की या इस जैव विविधता की या इस जैव संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस तरह से विषय विशेषज्ञ का इसमें विशेष आमंत्रित के रूप में समावेश किया गया है। अभी चर्चा हो चुकी है कि जैव विविधता का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 5 वर्ष का होगा। इसको कहते हैं कि समकक्ष, इसको जो पंचायत का कार्यकाल होगा उस कार्यकाल के समतुल्य कहा गया है, मतलब कोटर्मिनस विद द पंचायत। 5 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष का इसका होता है। इसके पश्चात जब नई बॉडी आती है, नई समिति बनती है तो नई समिति का फिर से नामांकन की प्रक्रिया चालू होती है। यदि किसी कारणवश किसी स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पाता है या सक्रिय नहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23 की उप नियम 2 में एक प्रावधान किया गया है कि उस स्थानीय निकाय स्तर पर जो वर्तमान में समितियां काम कर रही है, स्थानीय निकाय जिसे उचित समझे, जिसे सक्षम समझे, जिसे लायक समझे, उस समिति को बीएमसी का काम सौंप सकती है। इसके लिए स्थानीय निकाय स्तर पर, लोकल बॉडी को, पंचायत में या नगर निगम पर या नगर पालिका पर एक संकल्प पारित करना होगा और इसको नोटिफाई करना होगा। मतलब कि कोई भी समिति बीएमसी का कार्य कर सकती है। इसका रूप स्वरूप तय करके ये काम पंचायत का है या उस स्थानीय बॉडी का है। अभी हमने चर्चा करी कि हमारी जैव विविधता प्रबंधन समिति फीस लगा सकती है। तो साथियों, ये फीस लगाएगी तो फीस जाएगी कहां? आपने बताया रावत साहब ने अभी कि उस फीस को हम एक बैंक खाते में जमा करेंगे। हमने उसको एक नाम दिया, जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता नियम और जैव विविधता अधिनियम, और मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम में उसको कहा गया स्थानीय जैव विविधता निधि, लोकल बायोडायवर्सिटी फंड। इसका प्रावधान किया गया है जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 43 के अंतर्गत, जिसमें कि हर स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन करेगी। अब इस गठन के अंतर्गत एक तो पैसा वो आएगा जिसकी वो फीस लगाएगा, इसके अलावा पैसा कहां से आएगा? हमारी जो शीर्षस्थ बॉडी है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं हमारे प्रदेश की जो बॉडी है जैव विविधता बोर्ड, ये इस निधि में अनुदान या ऋण के रूप में पैसा जमा करा सकता है किसी अच्छे संरक्षण के कार्य के लिए। फीस से प्राप्त होगी राशि। इसके अलावा जो एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग है, जो लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन जो बोर्ड स्तर पर होगा, जो भोपाल स्तर पर होने वाला है, जो उद्योग और उद्योगों से जो प्राप्त राशि होगी, उसका भी 95% राशि जो हम जैव विविधता प्रबंधन समिति को देंगे वो भी हमारे स्थानीय जैव विविधता निधि, लोकल बायोडायवर्सिटी फंड का हिस्सा रहेगी।
अब हमारे आज के कार्यक्रम के जो दूसरा विषय दिया गया है, जैव विविधता पंजी, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। साथियों, अभी जो हमने पृष्ठभूमि पर बात करी, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता नियम 2004 एवं मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004, और इसके जो मुख्य घटक थे जैव विविधता प्रबंधन समिति। तो जो जैव विविधता रजिस्टर है, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है, ये जैव विविधता प्रबंधन समिति का ही कार्यक्षेत्र है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैव विविधता रजिस्टर है क्या। ऐसी पंजी, ऐसा रजिस्टर जिसमें उस स्थानीय निकाय स्तर, लोकल बॉडी के ऊपर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध जितने भी जैव संसाधन बायोडायवर्सिटी है, संपूर्ण समस्त प्रकार की, उनका एक अभिलेख है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसे हम पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी पीबीआर कहते हैं। इसका प्रावधान मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2002 के नियम 23 के उपनियम 9 में कहा गया है। कोई भी जैव विविधता प्रबंधन समिति चूंकि सक्षम है, उसमें 6 लोग विभाग के भी हैं तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए। तो समिति का दायित्व है कि वो अपने अपने क्षेत्राधिकार में लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण करे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड उसके लिए सहयोग प्रदान करता है। ये जो पंजी का निर्माण होता है, इस पंजी के लिए एक निर्धारित प्रपत्र फॉर्मेट तय किए गए हैं। इसी प्रपत्र में हम लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण करते हैं, और ये जो पंजी का निर्माण होना है वो स्थानीय निकाय स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत, नगर पालिका निगम स्तर पर किया जाना है। जो भी लोक जैव विविधता पंजी बनती है, उस लोक जैव विविधता पंजी में होता क्या है। हमने एक बहुत ही विस्तृत रूप से कहा कि इसमें जैव संसाधन का सब चीज रहती है, ठीक है। इसके साथ में उस जैव संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, स्थानीय ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पंजी का एक मुख्य भाग होता है। इसके अलावा ये जो पंजी होती है, ये एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट से, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, क्योंकि इस पंजी को बनने के बाद में ग्राम सभा में या वहां पर इसका अनुमोदन किया जाता है। मतलब ये जो संपत्ति है, ये हमेशा संपत्ति रहेगी उस जैव विविधता प्रबंधन समिति की, जिसके क्षेत्र का वो पीबीआर है, क्योंकि उसमें ऐसी गोपनीय बातें भी रहती है पारंपरिक ज्ञान से संबंधित। इसलिए इसका जो कस्टोडियन है, इसका जो मालिक है, वो जैव विविधता प्रबंधन समिति है। मतलब इस पंजी के बाहर, पंजी का जो ज्ञान है या इसकी जो जानकारी है, वो बिना जैव विविधता प्रबंधन समिति की अनुमति के या बोर्ड के बाहर नहीं जा सकती है। इसको उस समिति तक सीमित रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है, कोई भी पंजी, कोई भी रजिस्टर हमको क्या बताता है, हमको एक दिशा निर्देश देता है कि आज हम कहां खड़े हैं, हमारे पास क्या है आज, और हमको कहां तक जाना है, हमको आगे क्या करना है। मतलब हमको ये पंजी एक दिशा निर्देश देती है कि हमको हमारे जैव विविधता से संबंधित, जैव संसाधनों से संबंधित संरक्षण, संवर्धन, संवहनी उपयोग एवं लाभ के साम्य प्रभाजन पर किस दिशा में कार्य करना है। तो ये एक हमारे लिए एक गाइडलाइन रहती है, एक मार्गदर्शिका रहती है, जिसके अनुसार वहां की बीएमसी उस पीबीआर पर कार्य करती है। ये काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है, एक दस्तावेज है उस क्षेत्र का। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड उस पंजी को तैयार करने के लिए, पीबीआर को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उस समिति में जो आमंत्रित सदस्य हैं वो भी हमारे विभाग के अधिकारी ही रहते हैं। तो तकनीकी सलाह तो उनको वहां से प्राप्त हो सकती है। यदि किसी समिति को पीबीआर बनाने में कोई दिक्कत जाती है, कठिनाई जाती है, तो उसमें तकनीकी सहायता या तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता बोर्ड द्वारा कराई जाती है।
किसी भी प्रकार की ग्राम योजना, जब ग्राम योजना बनती है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उस प्लानिंग का में ये ध्यान रखा जाता है कि वहां की जैव विविधता क्या है। तो उस ग्राम में जैव विविधता के संरक्षण की योजना तैयार करने के पूर्व उस जैव विविधता प्रबंधन समिति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, और ये मदद करती है हमको किस तरह से बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन उस लोकल बॉडी लेवल पर करना है। साथियों, ये तो हमारी एक सामान्य जानकारी थी कि लोक जैव विविधता पंजी हम कैसे बनाएं, क्या इसका उद्देश्य है और क्यों बनाई जाती है, कहां बनाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम और गहराई में जाएंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, ये हम इसको कितने चरणों में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुल 7 स्टेप्स हमारे हैं। इसमें पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, मतलब हमको सबसे पहले उस स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाना होगा, अनिवार्य। दूसरा, सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक, जो वहां के लोग हैं उसको भी हमको सक्रिय करना है कि हम आपके क्षेत्र में एक सर्वे कर रहे हैं, आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तो एक सामान्य बैठक करना पड़ती है। सेंसिटाइजेशन मतलब सक्रियकरण लोगों का। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, हम लगातार मीटिंग्स करते हैं बीएमसी की समिति की कि भाई हमको ये पीबीआर बनाना है, इसमें क्या क्या हमारे इश्यूज है, क्या क्या हमारे उद्देश्य है, कौन कौन से बिंदु हमको इसको लेना है। तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें हम आयोजित करते हैं, उस बीएमसी का एक प्रशिक्षण की बैठक होती है कि हमको पीबीआर बनाना है, तो इसमें ये हमको मुद्दों को इसमें शामिल करना है। स्टेप 4 है, इसमें है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में कि यदि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो कि उस गांव की या उस निकाय स्तर की पूर्व से ही उपलब्ध है, तो उसको भी हम एक आधार बनाते हैं कि इस गांव में या इस पंचायत में, इस क्षेत्र में ये चीज थी, जैव संसाधन पहले से थे, लेकिन आज की स्थिति में ये हमारे पास क्या स्थिति में है। तो हम इसका एक रिव्यू करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो स्टेप 4 में हमको उसकी भी जानकारी साथ में रखना पड़ती है पीबीआर बनाने से पहले। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, मतलब लोक ग्रामीण सहभागिता। मतलब हमको उस गांव के स्थानीय निकाय स्तर के लोगों को बैठकर मिलकर एक बैठक करना पड़ती है, जिसमें हम चर्चा करते हैं कि हमारे इस जैव विविधता पंजी में इतने फॉर्मेट से इतने प्रपत्र है, हमको इतनी जानकारी चाहिए, इसका उद्देश्य यह है। तो जानकारी निकल के सामने आती है। आप घर घर पूछने जाओगे किसी से, कोई नहीं बताएगा। यदि एक पंचायत पर एक पंचायत भवन में बैठकर चर्चा करोगे तो उस चर्चा में कई बातें सामने आ जाती है। तो पीआरए मतलब कि एक सामान्य बैठक है जिसमें सभी लोग इसमें सहभागिता अपनी देते हैं। इसके बाद में जो गांव के वरिष्ठ जन हैं, जो समृद्ध है एवं ज्ञानवान हैं, उन लोगों के साथ में जो हमारे विलेज लीडर्स हैं, उनके साथ में विशेष एक इंटरव्यू या एक साक्षात्कार किया जाता है। क्योंकि जानकारियां तो कई तरह की प्राप्त होती है, लेकिन जानकारी प्राप्त होने के बाद में इसको एक तरह से एग्जाई करना काफी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए जितनी ज्यादा जानकारी आएगी हमारे पास, उतने अच्छे से हम अपना पीबीआर बना पाएंगे। एनजीओ और गैर सरकारी संगठन, जब जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसका हम विश्लेषण करते हैं, और इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप मतलब तकनीकी समर्थन समूह, ये हमारे बीएमसी पे या तो बोर्ड से भी हम भेज सकते हैं यहाँ से, और उस पंचायत के ऊपर या इस समिति के स्तर पर भी एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप भी उसको मदद करता है पीबीआर बनाने के लिए। इन सब जानकारी के साथ में फिर हमारे पास जितने फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में हम इस जो संकलित जानकारी को हम एग्जाई करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। और जब ये रजिस्टर बन के आता है तो इसको हम जानकारी को कंप्यूटराइज करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक पीबीआर का प्रारूप है। एक लोक जैव विविधता पंजी का ये प्रारूप है जो कि अभी हमारे पास जिला सिवनी से बन के आया है।
यदि इसके हम खोल के मैं दिखाऊंगा कि इसमें कुछ हमारे फोटोग्राफ्स भी हैं, और इसमें जो पीबीआर हम जब बनाते हैं तो उसमें किस तरह से गतिविधियां गांव स्तर पर होती है, यदि आप देख सकते हो इसके अंदर कि इसमें ग्रामीण भ्रमण, लोगों से इंटरव्यू, पीआरए, इस तरह से विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत, और इसमें आप देख रहे होंगे ये नक्शे भी है। पीबीआर के अंदर हम इस गांव का एक मैप भी तैयार करते हैं। और कोशिश करते हैं कि उस गांव में जितने भी जैव संसाधन है, बायो रिसोर्स है, जो कि वहां की विशेषता है, उनके फोटोग्राफ्स को भी हम संकलित करके इस पंजी में हम लोग बनाते हैं। इस पीबीआर के प्रारंभ में 5 एनेक्सर रहते हैं, जिसमें एक प्रारंभिक जानकारी दी जाती है कि ये पंजी जो हम बना रहे हैं, इस पंजी में बीएमसी के कौन कौन से सदस्य हैं, उसके नाम और उसका विस्तृत विवरण रहता है एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 2, जिसमें कि उस पंचायत क्षेत्र में जो वैद्य है, हकीम है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है, जो वहाँ के पारंपरिक वैद्य लोग हैं, उनका विस्तृत विवरण इसमें दिया जाता है एनेक्सर 2 में। एनेक्सर 3 में जो वहाँ के लोगों का पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम इसमें अभिलेखित करते हैं। कौन कौन लोग नॉलेज, ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों की हम सूची बनाते हैं इसके अंदर। ज्ञान को हम बाद में खोलते हैं। फिर ऐसे पीबीआर, ऐसे सूची बनाते हैं इसके अंदर एनेक्सर 4 में कि किस किस संस्थाओं ने हमको मदद करी। लिस्ट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, एनजीओज, संगठन, व्यक्ति विशेष, उनके नामांकित हम करते हैं कि किस किसने इसमें मदद करी। एनेक्सर 5 में कि उस पंचायत क्षेत्र में कौन कौन से जैव संसाधन है, बायो रिसोर्सेस है, और वहां का पारंपरिक ज्ञान उन संसाधनों का क्या है, एक संक्षिप्त रूप में हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। क्या वहां कलेक्शन फीस का क्या स्तर है, कितनी कलेक्शन फीस में हो चुकी है या होने वाली है, संभावना है, और इसके अलावा क्या बेनिफिट शेयरिंग उस गांव में हुई है कि नहीं हुई है, इसको हम एनेक्सर 5 में देते हैं। अब हमारे पास अगला जो चरण आता है पीबीआर का, वो फॉर्मेट्स। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा पूरे पीबीआर को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एग्रो बायोडायवर्सिटी मतलब कृषि, कृषि जैव विविधता, डोमेस्टिकेटेड बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड बायोडायवर्सिटी और अर्बन बायोडायवर्सिटी। तो इन 4 भागों में कुल मिला के हमारे 32 प्रपत्र है, जो कि काफी बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं, और इन प्रपत्रों को हमको यहां से भरना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रो बायोडायवर्सिटी की, जिसमें कि क्रॉप के प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, फॉडर क्रॉप्स स्पीसीज, वीड्स, पेस्ट क्रॉप्स, मार्केट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पीपल स्कैप। इसको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक बार एक एक करके बता देता हूं मैं। क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स में जो वहां के फसलें हैं उसके बारे में जानकारी पूरी रहती है। फ्रूट प्लांट्स, उस समिति क्षेत्र के पूरे फलीय पौधे। फॉडर क्रॉप्स, चारा एवं प्रजातियां। वीड्स, खरपतवार। पेस्ट, जितने भी जो कीड़े रहते हैं, पेस्ट्स रहते हैं। मार्केट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो बाजार है, पशु बाजार है, उसके बारे में विवरण रहता है। पीपुल, बाकी जो सोशल स्टेटस क्या है, सोशल कौन कौन से समुदाय वहां पर हैं। लैंडस्केप, जमीन की स्थिति। वाटर स्केप,
जलीय जो संरचना है उसकी स्थिति और भूमि के प्रकार की स्थिति। डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी का अगला जो पार्ट रहता है फ्रूट ट्रीज, फलीय पौधे, औषधीय पौधे, सजावटी पौधे, लकड़ी के प्लांट्स, डोमेस्टिकेटेड पालतू पशु, कल्चर, फिशरी मछली और बाजार, ट्रीज, श्रब। अच्छा, वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी का जो हिस्सा रहता है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ट्यूबर्स, ग्रासेस, क्लाइंबर्स, वाइल्ड प्लांट्स, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड प्लांट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये काफी एक वैज्ञानिक स्तर पर तैयार किया गया एक पूरा प्रपत्र है। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स, वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी में ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्यूमिगेट्स, च्यूइंग प्लांट्स और टिम्बर प्लांट्स। वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी का कोस्टल एंड मैराइन फ्लोरा, कोस्टल एंड मैराइन फ्लोरा, और इस तरह से विभिन्न वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जो कि जब हम जानकारी इकट्ठी करते हैं तो इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट में हमारे एक टेक्सोनॉमिस्ट भी रहते हैं, जूलॉजिस्ट भी रहते हैं, बॉटनिस्ट भी रहते हैं, तो वो सब मिलकर एक इसको लोग पीबीआर के स्वरूप को तैयार करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स यदि एक बार बन जाता है तो ये काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमको आगे भी कंजर्वेशन के लिए मदद करता है। इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये पीबीआर बनने के बाद में इसका प्रमाणीकरण होता है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स एक बार बन जाता है तो पुनः ये ग्राम सभा में जाता है, वहां इसका अनुमोदन होता है कि इस अभिलेख में हमने समस्त जानकारियां जो कि जैव विविधता से संबंधित थी, जैव संसाधनों से संबंधित जानकारियों को, उसके पारंपरिक ज्ञान की जानकारी एवं वैद्य, हकीम सबकी जानकारी को सम्मिलित किया है, एवं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के या जो स्थानीय निकाय स्तर के जितने भी जो वरिष्ठ जन है उनको उनके ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। और इस तरह से इस दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो कि पीबीआर कहते हैं, जिसको हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, लोक जैव विविधता पंजी का अनुमोदन उस ग्राम सभा में किया जाता है। इसके पश्चात एक प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर हमारे जो समिति के अध्यक्ष करते हैं। इसके पश्चात ये अभिलेख हमारे बोर्ड में जमा किया जाता है समिति द्वारा, और फिर इसका एक अंतिम रूप से एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इसका जांच की जाती है, और फिर उसके पश्चात इसका फाइनल अंतिम अनुमोदन हमारे बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की हमारी वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी भी है, और आप जब कभी भोपाल आए तो हमारे बोर्ड में आप संपर्क कर सकते आ सकते हैं। और निसंकोच जब भी कोई हमारा जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कोई आप काम करते हैं, समिति का गठन करते हैं या उसमें मीटिंग में बैठक में जाते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर यदि यह समस्या आती है तो चूंकि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड अभी वन विभाग का ही भाग है, इसका अंग है, तो हम सदैव आपके साथ हैं। कोई भी समस्या, चूंकि विषय थोड़ा कठिन भी है और एक्ट, नियम, अधिनियम और समझना और इसको लागू करना एक वैधानिक प्रक्रिया भी है ये, तो ऐसी कोई यदि आपको समस्या आती है तो हम लोग सब आपके साथ हैं। आप दूरभाष द्वारा फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। धन्यवाद। अब एक थोड़ा अच्छे शेर के साथ इस कार्यक्रम को समापन करते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवा बनता गया, लोग आते गए और कारवा बनता गया। धन्यवाद, नमस्कार।